रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, धर्म देश जाति की रक्षा, राम नाम से कर ले भाई। रामायण एक ऐसी काव्य कथा है जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है और इसे सबसे पहले ऋषि वाल्मीकि ने लिखा था और उसके बाद इस कहानी को 300 और भी अलग अलग वर्जन्स में लिखा गया है। कागुया हिमे नो मोनोगातारी जो कि जापान की सबसे प्राचीन कथाओं में से एक है, हेयान पीरियड के समय लिखी गई थी। इस कहानी को ओरिजिनली किसने लिखा है उसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस कहानी को भी रामायण की तरह बहुत से अलग अलग वर्जन्स में लिखा गया है। इंडिया और जापान दो ऐसे देश हैं जिनका कल्चरल डिफरेंस इन्हें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग बनाता है। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें तो दोनों संस्कृतियाँ आपको एक ही जैसी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं और वही ये दो अलग संस्कृति एक दूसरे से आकर जुड़ जाती हैं। और हम आज यही सिमिलैरिटीज इन कहानियों में आपको दिखाना चाहते हैं। हम जो भी इस वीडियो में बताने वाले हैं ये हमारी पर्सनल इंटरप्रिटेशन है और किसी के भी भक्ति भाव को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये कहानी गंगा के किनारे एक पुराने साम्राज्य मिथिला के सम्राट जनक से शुरू होती है। एक बार मिथिला में सूखा पड़ा था और अपने राज्य के किसानों के लिए राजा जनक को एक यज्ञ करा के खुद खेत में हल चलाना पड़ा और तभी उन्हें एक भूमि से निकली बहुत सुंदर सी बच्ची मिलती है। वो भगवान का स्वरूप समझकर उसे अपनी बेटी बना लेते हैं और उनका नाम सीता रखते हैं। देवी सीता बचपन से ही पढ़ाई और अस्त्र विद्या में कुशल थी और उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे देश में मशहूर थे। सीता का स्वयंवर रामायण में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, जहां श्री राम के द्वारा शिव धनुष टूटने के साथ साथ देवी सीता और श्री राम एक दूसरे के साथ एक बंधन में बंध जाते हैं। विवाह के लिए बधाई हो श्री राम। लेकिन खुशी के दिन ज्यादा देर तक नहीं रहे, क्योंकि राजा दशरथ के वचन पूरा करने के लिए राम को अयोध्या छोड़ना पड़ता है। लेकिन देवी सीता और लक्ष्मण राम का साथ नहीं छोड़ते हैं और उनके साथ वन के लिए प्रस्थान करते हैं। एक दिन वनवास के बीच लक्ष्मण और लंका के राजा रावण की बहन सूर्पनखा की लड़ाई हो जाती है और इस अपमान का बदला लेने के लिए रावण छल से सीता का हरण कर लेता है। ये खबर सुनकर राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ एक आम आदमी की तरह अपनी सीता को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी इस खोज में काफी सारे लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। दूसरी तरफ सीता अशोक वाटिका में अपने प्रिय राम के आने के भरोसे में बैठी थी। इस बीच हनुमान उनको बचाने आते भी हैं, पर सीता ने राम के आने की अपेक्षा करना ज्यादा पसंद किया। श्री राम रावण के साथ भयानक युद्ध करते हैं और रावण का अंत कर देते हैं। इसी के साथ साथ देवी सीता को बचा लेते हैं, पर इन सब के बाद भी देवी सीता को अपनी शुद्धता प्रूव करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। पर इन सब के बावजूद भी राम और सीता ज्यादा समय तक एक साथ नहीं रह पाए। वापस आने के बाद एक धोबी सीता के चरित्र पर सवाल उठाता है और इस धोबी को एक मेटाफर के तौर पर लेकर राम अपनी प्रजा की थिंकिंग को पोर्ट्रे करते हैं और ये समझकर राम को अपनी राजा की ड्यूटी को निभाते हुए सीता का त्याग करना पड़ता है।
ये वियोग दोनों के लिए ही बहुत दर्दनाक होता है, पर देवी सीता वाल्मीकि के आश्रम पर अकेले अपने बेटे लव कुश को जन्म देती हैं और उनको पाल पोस कर बड़ा करती हैं। कई साल बीतने के बाद राम सीता को वापस लेने आते हैं, पर देवी सीता लव कुश को उनके हाथों में सौंप कर धरती में वापस समा जाती हैं जहाँ से वो आई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब लकड़हारे से जिसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन काम से वापस आते वक्त बम्बू फॉरेस्ट में उन्हें एक बम्बू शूट के अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस मिलती है। उसे देखकर पहले तो वो चौंक जाते हैं, लेकिन बाद में इसे एक भगवान का दिया हुआ तोहफा समझकर अपने घर ले जाते हैं, जहाँ पर वो और उनकी पत्नी कागुया को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। प्रिंसेस के बड़े होने के साथ साथ लकड़हारे की फैमिली में भी सुधार आने लगा, जिसको वो कागुया की डिवाइन ब्लेसिंग समझते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो कागुया को एक प्रॉपर प्रिंसेस बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कागुया ही में एक कंट्री गर्ल की तरह अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल कूद कर अपने दिन बिताया करती थी। इसी बीच उसकी स्टेमारू नाम के लड़के से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक कागुया के पापा के डिसीजन के कारण उनको अपना गांव छोड़कर कैपिटल सिटी में जाना पड़ता है, जहां पे एक नोबल वुमन उन्हें अमीर घराने के तौर तरीका सिखाने में लग जाते हैं। On her coming of age, बम्बू प्रिंसेस या फिर मून प्रिंसेस का नाम कागुया रखा गया था, क्योंकि वो मूनलाइट जैसी सुंदर थी और उनका खुद का वजूद मून से था। स्टोरी में आगे हमें ये पता चलता है कि प्रिंसेस कागुया को 5 नोबल्स शादी का प्रपोजल देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सुना था कि पूरे देश में उनसे ज्यादा सुंदर और टैलेंटेड लड़की कोई नहीं है। 5 नोबल्स प्रिंसेस कागुया को उन ऑब्जेक्ट से डिस्क्राइब करते हैं जिन्हें पाना इम्पॉसिबल है और बताते हैं कि उनकी नज़रों में प्रिंसेस की कितनी वैल्यू है। उनमें से एक नोबल उन्हें कंपेयर करते हैं गौतम बुद्ध के बेगिंग बॉल से, तो दूसरा एक ऐसे पेड़ से जिस पर हीरे मोती उगते हैं, और ऐसे ही वो लोग उन्हें अलग अलग चीज़ों से कंपेयर करते हैं। ये सुनकर प्रिंसेस 5 नोबल्स को उन्हीं की बताई हुई चीज़ ले आने को बोलती हैं, क्योंकि अगर वो उन ऑब्जेक्ट्स को पा सकते हैं तो वो प्रिंसेस को भी पा सकते हैं, और ऐसे ही वो 5 को रिजेक्ट कर देती हैं। प्रिंसेस कागुया की ब्यूटी से किंग ऑफ जापान भी इम्प्रेस होकर कागुया में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं और कागुया को उनके हारेम में इंक्लूड होने के लिए इनवाइट करते हैं। लेकिन प्रिंसेस उन्हें भी डिक्लाइन कर देती हैं, तो वो खुद बम्बू कतर के मंशों आते हैं प्रिंसेस को देखने, और उन्हें देखते ही किंग अपनी एथिक्स को भूलकर प्रिंसेस के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कागुया अपने स्पिरिट फॉर्म में कुछ टाइम के लिए गायब हो जाती है। आगे कागुया ही में अपने पेरेंट्स को ये रिवील करती है कि वो ओरिजिनली मून से आई है, क्योंकि प्रिंसेस कागुया ने अपने पूरे ज़िंदगी में बहुत हार्डशिप्स फेस कर लिया था, और जब राजा ने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी तो प्रिंसेस ने जाने अनजाने मून से मदद मांग ली थी। तो पूर्णिमा के रात मून से लोग आकर उन्हें वापस वही ले जाते हैं जहाँ से वो आई थी। वो लकड़हारा कागुया हिमे को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है ताकि मून से आने वाले लोग कागुया हिमे को ना ले जा पाए, पर उसकी हर कोशिश नाकाम रहती है। एक मून की अटेंडेंट कागुया हिमे को एक रोब ऑफर करती है जो उनकी धरती की सारी मेमोरीज को इरेज कर देगी, और फिर वो चले जाते हैं और लकड़हारा और उसकी पत्नी वापस अकेले और दुखी हो जाते हैं। बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस के बाद भी ये दोनों कहानियाँ एक कड़ी में आके जुड़ जाती हैं। सिर्फ मोरल्स के हिसाब से ही नहीं, इन कहानियों में बहुत सारे सिमिलरिटीज देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि दोनों कहानियों में दोनों कागुया और सीता नेचर से पैदा हुई थी और दोनों के आगमन से शुभ समाचार की प्राप्ति होती है।
जैसे गरीब लकड़हारे की गरीबी मिट गई और वो छोटे से गांव से निकलकर कैपिटल सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही मिथिला में फॉर्चून लौट आती है और उनके पूरे जीवन काल में उनके पूरे नाम का असर उन पे देखने को मिलता है। बम्बू प्रिंसेस कागुया का नाम कागुया इसलिए रखा गया था क्योंकि वो मूनलाइट जैसी सुंदर थी और उनका वजूद मून से था। और सीता को डिराइव किया जाता है वर्ड सीत से, जो कि प्लोग का नुकीला भाग होता है। दोनों कहानियों में पता चलता है कि कोई भी पीरियड ऑफ एज में क्यों ना हो, कुछ लोग हर सोसाइटी में मिल ही जाते हैं जो महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जो हमें देखने को मिलता है तब जब सीता के स्वयंवर पर सिर्फ श्री राम को छोड़कर कुछ राजा सीता को बस उनके रूप के लिए पाना चाहते थे और कुछ अपने राज्य को बढ़ाने की योजना को लेकर आए थे। प्रिंसेस कागुया के स्टोरी में भी पांचों नोवेल्स और किंग मिकाडो का मकसद कुछ मिलता जुलता था, जो हमें तब पता चलता है जब पांचों नोवेल्स प्रिंसेस को कुछ ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं और राजा सिर्फ अपनी शान बढ़ाने के लिए कागुया को अपनी हारेम में इंक्लूड होने का ऑफर देते हैं। इन कहानियों में लंकापति रावण और किंग मिकाडो कुछ सिमिलर ट्रेट्स शो करते हैं। वो दोनों रूप को देखकर मुग्ध होकर अपने एथिक्स को भूल जाते हैं और जबरदस्ती पे उतर आते हैं, जो कि उनके लाइफ की सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। कागुया के पिता का अपने राजा के खिलाफ कुछ न बोलना या श्री राम के प्रजा के मत पर लिया गया फैसला दोनों ही सीता और कागुया के दिलों को तोड़ देता है। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के चलते भी सीता और कागुया दोनों बाहरी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कमजोर नहीं पड़ते हैं। एक राजा की जिंदगी आसान नहीं होती। उनको कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ जाते हैं जो कि उनको अपनों के खिलाफ ले जाएं। और इस समय अगर हम दोनों श्री राम और कागुया के पिता के बारे में ना सोचकर बल्कि उन महिलाओं के बारे में सोचें जिनका नाम शायद सीता या कागुया है, भारत हो या जापान, हर जगह हर वक्त उन महिलाओं के खिलाफ चले आने वाले इन नाइंसाफियों को लेकर ये समाज चुप रहा। आज की भी हमारी इस मॉडर्न सोसाइटी में ये सारी चीज़ें उतनी ही एग्जिस्ट करती हैं जितना उस समय पर हुआ करती थी। और आज भी औरतों का अपमान करता हुआ कोई रावण या मिकाडो देखने को मिल ही जाता है। जो लोग इंसानों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और उनकी चॉइसेस को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, किसी के साथ गलत हो रहा है ये देखकर भी चुप रहते हैं। असल जिंदगी में भी आपको ऐसी कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। यही मैसेज हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। अब इसके बारे में आपका क्या सोचना है हमें ज़रूर बताइएगा।